सभी को नमस्कार। जैसा लगातार पिछले 2-3 दिन से हम इस प्रकार के वीडियो डाल रहे हैं कि हमें उस टॉपिक से संबंधित, चाहे हमने जीके के बारे में बताया हो या साइंस के बारे में बताया हो, आज हम पुनः साइंस पर ही चर्चा करेंगे। ग्रेड सेकंड को लेकर लगातार हमारी जो रणनीति है वो आपके सामने वीडियो के माध्यम से आ रही है पिछले 3-4 दिन से। उसी सेशन में हम पुनः आज ग्रेड सेकंड में साइंस का जो विषय है थोड़ा सा उन नए जो विद्यार्थी उन्हें थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आपको तैयारी है जो अपनी जारी रखनी है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा-सा बड़ा है और जल्दी, क्योंकि हमने इस विषय पर थोड़ा-सा मैं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि डिमोलाइज़ हम बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हमने पहले 11वीं है, 12वीं है, बीएससी है, उस दौरान थोड़ी-सी मेहनत कम की है। तो हम थोड़ा-सा जब पढ़ते हैं, इस क्षेत्र में जाते हैं, तो बायो भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी है, जीके है, टीचिंग मेथड है, फिजिक्स है। ऐसे विषय हैं, तो वहाँ थोड़ा-सा हमें समस्या ये आ रही है कि हम अपने आप को रेगुलर नहीं रख पा रहे हैं। उसका कारण है एक मन में भय है, डर की स्थिति रहती है कि वास्तव में क्या हम सेकंड ग्रेड बन पाएँगे? बिल्कुल बन पाएँगे, यदि आपके अंदर जुनून है, जज़्बा है और कुछ कर गुज़रने की क्षमता है, तो आप 101% बनेंगे। उसमें समय लग सकता है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, जीतना है। हमें जीत हमारी सुनिश्चित है सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर, यदि आप डटे रहे तो। लेकिन डटा रहना भी किस स्थिति में है, किस टाइप से है, वो हर बार हम काफ़ी इससे पहले भी हमारे वीडियो आ चुके हैं और एक नई शुरुआत हमने आपको पहले भी कहा था कि पिछली बार हमने हमारे मार्गदर्शन के अंदर 65 सिलेक्शन दिए, तब की बार टारगेट 200 प्लस 200 प्लस का टारगेट है। उसी पर लगातार हम काम कर रहे हैं। कंटेंट देखो हर कोई दे सकता है, आपने जहाँ भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट किताबों में भी है, लेकिन उस कंटेंट को हमने एग्जाम में कैसे लगाना है, उस एग्जाम में उसको कैसे उतारना है पेपर के अंदर, उस पेपर में उसको कैसे किस प्रकार से उस कंटेंट का उपयोग करना है, उसके लिए हम लगातार आपसे जुड़े रहते हैं और प्रयास प्रयास यही रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी नई चीज़ बताई जाए ताकि आप उस मैटर को अच्छे से पढ़ पाएँ और 101% आप मानकर चलें, यदि थोड़ा-सा आप मेहनत करेंगे तो 101% आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको हार नहीं माननी है, जीतना है हमें, ये सुनिश्चित हो चुका है। लेकिन सुनिश्चित कब होगा? जब आप लगातार अपनी तैयारी है जो जारी रखेंगे। उसके लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है, उससे कुछ एक बातें आज करेंगे 20-25 मिनट के इस वीडियो में। आप जुड़े रहें। साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनको लेकर आज का हमारा सेशन है। तो हम सबसे पहले इसमें थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि सबसे आप यहाँ ज़्यादा समस्या आती है। हालाँकि बहुत बार हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम दोबारा इस पर चर्चा करेंगे कि पुस्तक सूची एक साइंस का जो विद्यार्थी है ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहा है, उसको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ की स्थिति है कि बाज़ार में बहुत सी बुक्स है, हालाँकि ये बचाव है, साइंस से रिलेटेड बाज़ार में बुक्स कम है और जीके वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ इससे ज़्यादा स्थिति खराब है। साइंस की यदि हम बात करें तो ऐसी पुस्तकें मार्केट में नहीं आती हैं, बहुत कम है। केवल बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकें ही हम पढ़ते हैं और हम भी आपको यही बताएँगे कि आप बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकों को ही अध्ययन करें। हम शुरुआत इसको 3 टाइप से हम देखें। अब पुस्तक सूची के साथ-साथ हम नोट्स पर भी चर्चा करेंगे, कोचिंग पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपने पुस्तक सूची की हम बात करें कि पुस्तकों के रूप में हमने क्या पढ़ना चाहिए। पहले मैं हमारा बता देता हूँ, हमने क्या बता रखा है आपको किस तरीके से पढ़ना है। जो बुक्स मैंने पढ़ी थी, मैं कोई मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जो पुस्तकों का अध्ययन मैंने किया, आज भी जब हम टेस्ट वगैरह बनाते हैं या नोट्स में डाल ही रहे हैं, तो उस प्रकार का मैटर हम कहाँ से उपलब्ध करवा रहे हैं आपको, तो वो चीज़ें ही मैं आपको बताऊँगी, आपको वो ही पढ़नी है। पहले वो पढ़नी है, उसके बाद आगे की स्थिति आप यदि इतना कुछ पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद अपनी समझ उस क्षेत्र में उस तरीके से विकसित हो जाती है, तो हम पुस्तक अपने आप चयनित कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं शुरू में, जब विद्यार्थी तैयारी स्टार्ट करता है, तो जैसे हम बायो को लेकर चलें, तो यहाँ 2 बुक्स चलती हैं, एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड। अब राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी में डिफरेंट क्या है? राजस्थान बोर्ड का मतलब है पुरानी जो बुक्स थी, जब हमने 2011 के आसपास 12वीं की, तो उस टाइम बुक्स, और उसके बाद एक बार पुनः वो 2018, 17, 16 में भी थी बीजेपी सरकार के अंदर। अब एनसीईआरटी की बुक्स चल रही है। उन दोनों में अंतर यही है कि यहाँ एनसीईआरटी के अंदर मैटर बायो के अंदर थोड़ा सा, एक तो कंफ्यूज थोड़ा कम है, दूसरा
लैंग्वेज थोड़ी टफ है, इसलिए हम ये कहते हैं कि आप इसकी तुलना में इस बुक को पढ़ें। इस बुक में मैटर भी अच्छा दे रखा है, आपको 11वीं 12वीं बीएससी वाला लगभग एक साथ मिल जाएगा, तो आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने पहले एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, जिसको समझ में आ रही है भी हम एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ सकते हैं तो आप एनसीईआरटी आराम से पढ़ें। अब जो विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड के पक्ष में, हम क्यों बता रहे हैं ज्यादा, क्योंकि ये बुक्स थोड़ी सी मैटर को, जैसे बायो का पेपर हम लेवल देखें तो थोड़ा सा बढ़ा रहा है, केमिस्ट्री में तो हालांकि एनसीईआरटी बेस आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी समस्या है, तो उसको लेकर यदि आप पढ़ते हैं तो मेरे आइडिया से ये बेस्ट है और इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा आपका, लगभग आप उसको कंटेंट को आराम से यहाँ प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब 2 बुक मैंने आपको बताई है और 2 कोई ज्यादा बुक नहीं है। इसके साथ साथ जैसे आप कोई कोचिंग कर रहे हैं, तो आप कोचिंग कर रहे हैं तो उनके नोट्स आप पहले पढ़ें, चाहे आप किसी भी संस्था से कोचिंग कर रहे हैं उसके नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है, वो अपने आप की तरफ से 100% करवाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी संस्था हो। लेकिन पहले आप उन कोचिंग के नोट्स को पढ़ें, यदि आपके नोट्स तैयार हो चुके हैं, आपको याद है, तो उसके साथ साथ आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। कंटेंट को एक साथ रखना है, ऐसे ये बहुत बड़ी चीज है कि आप कहीं ऐसा ना हो कि कोचिंग के नोट्स भी हैं, राजस्थान बोर्ड की बुक भी है, एनसीईआरटी भी है, 3 चीजें आप लास्ट टाइम में रिवाइज नहीं कर पाएंगे। आपको मैटर को, कंटेंट को, जो आपका पढ़ने वाला जो बुक्स हैं, नोट्स हैं, उनको आप एक साथ रखें एक जगह। मतलब जैसे आपने राजस्थान बोर्ड के अंदर आपने जैसे कवक का टॉपिक पढ़ा, तो आप पहले अपने नोट्स में देखें कवक में क्या करवा रखा है सर ने, उसके बाद आप राजस्थान बोर्ड पर जाएं, आपको अतिरिक्त चीज मिल रही है, इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ नोट कर लें। एनसीईआरटी की कोई एग्जाम्पल वगैरह इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं, एक ही जगह नोट्स के अंदर ही कंटेंट को एक जगह रखें और उसको ही आप बार बार जितना बार हो सकता है पढ़ें। अब एक समस्या ये भी है कि हमें कई बार विद्यार्थी जैसे टेस्ट देने आते हैं, टेस्ट देते हैं, और ये समस्या है कि सर हमें पढ़ा वह याद नहीं हो रहा, हम बार बार पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि आप यहाँ केवल बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल 11वीं 12वीं प्लस आपने बीएड किया है, 2 साल आप बिल्कुल इनसे दूर रहे, तो ये जो 7 साल का गैप है, आप जब भी तैयारी करनी स्टार्ट करेंगे तो इन 7 सालों की जो मेहनत है, इन 7 साल का जो आपने पढ़ा है, वो आप क्या 2 महीने में 3 महीने में सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको उसके लिए कम से कम, इसीलिए तो हम आपको बार बार कहते हैं कि आप तैयारी करना है, आपको यदि तैयारी करनी है सेकंड ग्रेड की तो आप अभी तैयारी स्टार्ट कीजिए, ताकि एक वैकेंसी दिसंबर में जैसे एग्जाम है तो उसके लिए आपको पर्याप्त समय मिले, आप रिवीजन कर पाएं, आप कोचिंग कर पाएं, या आप सेल्फ भी पढ़ रहे हैं 2-3 बार रिवाइज उसको कर पाएं, तो उस स्थिति में आपको उसमें समय लगता है। लेकिन आप जब बार बार 2 बार 3 बार 4 बार उन चीजों को पढ़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो चीजें आपके दिमाग मन मस्तिष्क में बिल्कुल रटी जाएंगी। और उसके साथ साथ आप टॉपिक वाइज इनके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू निकालें। हमने इसके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आप बहुत से ऐसे साथी है कि कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है कि सर तो अपनी टेस्ट सीरीज के लिए बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। आपको लगे अच्छा, प्रश्नों में दम है, अच्छा कंटेंट है तो आप पढ़ें, नहीं आप खुद ऑब्जेक्टिव आपको कहीं से भी मिले आप वहां से उसके प्रश्न हल कर सकते हैं। तो आप वो जरूरी नहीं, उसमें आपकी क्षमता है, यदि आपका दिमाग कह रहा है। उसमें टेस्ट का फायदा क्या होता है कि आप बार बार उस बहाने से आपका सिलेबस निकल जाता है, उसके अलावा आपको अच्छे प्रश्न मिल जाते हैं और आपका माइंड ऐसा सेट होना चाहिए कि हमें तो कवक के, जैसे मैं टॉपिक वाइज हम टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें कवक के आपको प्रश्न मिल रहे हैं, ब्रायोफाइट के, टेरिडोफाइट के, जैसे कल परसों जो टेस्ट है उसके अंदर ब्रायोफाइट के मिलेंगे, एल्गी के मिलेंगे। उससे ये पता चलेगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप उससे, आपको उससे ये फायदा होने वाला है कि फालतू की जो चीजें हैं, फालतू का जो कंटेंट है हमें परेशान करता है वो कैसे, क्योंकि बहुत सा मैटर दिया हुआ है, राजस्थान बोर्ड में भी बहुत ज्यादा ऐसी चीजें दे रखी जो हमें नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी में जब आप प्रश्न हल करेंगे, चाहे आप कहीं से भी करें, तो उस टाइम पुराने, जैसे मैंने आपको पेपर बताए, आप पुराने पेपर देखेंगे वहां भी आपको प्रश्न मिलेंगे। तो आप वहां से इस चीज को हटाना है कि हमें फालतू चीज नहीं पढ़नी, हमारे सिलेबस से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको ही पढ़ना है। तो ये आपके लिए, बायो के लिए मैं समझता हूं इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। आप इतनी चीजें पढ़ लेते हैं तो लगभग सफिशियंट है आपके लिए, काफी है। बस अभ्यास, आप बार बार उन चीजों को पढ़ते रहे। अब बात कर रहे हैं कि केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में समस्या ये है कि सबसे पहले हम, इससे पहले
केमिस्ट्री को कैसे तैयार करें ऐसा एक वीडियो आपको मिलेगा, आप वहां जरूर देखिए। उसमें मैंने यूनिट वाइज आपको बता रखा है कि इस यूनिट से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भी हम इसमें देखें केमिस्ट्री के अंदर कि आप देखेंगे कि यहाँ कंटेंट के रूप में आपको क्या मिलने वाला है। आपको सबसे पहले आपके जो नोट्स, यदि आपने कोचिंग की है तो, नहीं की है तो भी कोई बात नहीं। दूसरी बात एनसीईआरटी की बुक। तीसरी बात केवल थ्योरेटिकल मैटर आपको ध्यान में रखना है, पहले थ्योरेटिकल उसके बाद अमेरिकल, मतलब थ्योरी आपको अच्छे से इनकी पढ़नी है। केमिस्ट्री के अंदर नोट्स एनसीईआरटी प्लस थ्योरी। अब थ्योरी एनसीईआरटी की बुक्स में कई जगह आपको समस्या आ सकती है, तो हमारे जो टेस्ट के प्रश्न हैं जैसे 1.0 थी उसमें जो प्रश्न डाले हुए हैं, 2.0 में जो प्रश्न है, तो हम एक टॉपिक के 45% जैसे डाल रहे हैं आपको, तो 45 दूसरे में जैसे 45, तो मेरे आइडिया से 90 प्रश्न यदि आप टॉपिक वाइज कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव इससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केमिस्ट्री में इसके अलावा आपको कहीं से भी पुराने पेपरों के एसीएफ का हो, सेकंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, कॉलेज लेक्चरर का हो, ऐसे पेपर हैं उनको आप देख सकते हैं। उनके जो पुराने पेपर हैं टॉपिक वाइज, पीरियोडिक टेबल हो, केमिकल बॉन्डिंग हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक हो, पॉलीमर हो, या एवरीडे इन लाइफ केमिस्ट्री हो, बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनके केवल थ्योरेटिकल प्रश्न पूछे जाते हैं, आप वहां से भी उनके हल कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी की बुक, आपका जो कोचिंग रिकॉर्डेड कोर्स है वो, प्लस इनके ऑब्जेक्टिव मेथड, ये दो सब्जेक्ट आपके यदि कंप्लीट हैं तो आप तीसरे की ओर बढ़े। यदि आप पहले से ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपको अच्छे से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो अच्छे से आती है, आप नेट की तैयारी कर चुके हैं, उनको तो एक साथ तीनों सब्जेक्ट लेके चलने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और यदि आप एवरेज स्टूडेंट है, केवल तैयारी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पहले कोई दो का मतलब केमिस्ट्री और बायो, तीसरा आपका टीचिंग मेथड, इन सब्जेक्ट को आपको पकड़ कर चलना है तीनों को। उसके बाद जब ये तीन सब्जेक्ट आपके अच्छे से हो जाएं तो आपका दिमाग, आपका मन मस्तिष्क अपने आप आगे की ओर बढ़ेगा और कहेगा कि हमें तीसरा भी पढ़ना चाहिए। जब कब कहेगा, जब आप इन दो सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेंगे, तो उस स्थिति में हमें खुद को लगता है कि हाँ मैंने ये चीजें पढ़ ली हैं और आगे मेरे को इन चीजों को और पढ़ना चाहिए। तो पहले आप उन दो सब्जेक्ट को अच्छे से कमांड करके चलें, दो सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लें, उसके बाद ही आपको तीसरा सब्जेक्ट छूना है। उससे पहले आप इन दो सब्जेक्ट को अच्छे से, इनके ऑब्जेक्टिव अच्छे से निकाल लें, टॉपिक वाइज पढ़ते जाएं, और ज्यादा बुक्स आपको सिलेक्शन इसके अंदर नहीं करना है। जो बुक मैंने आपको बताई है इतनी सफिशियंट है। तीसरी हम बात कर लें टीचिंग मेथड पर। अब टीचिंग मेथड में जितने भी पुराने पेपर हो चुके हैं उनको आप देखें। सबसे पहले तो ग्रेड सेकंड में ज्यादातर टीचिंग मेथड पूछा जाता है, चाहे मैथ का हो, एसएसटी का हो, हिंदी का, उनके पेपर आप देख सकते हैं। उनमें कुछ एक टॉपिक कॉमन है, कुछ एक अलग हैं। तो अलग हैं जो तो आपको केवल साइंस में मिलेंगे, जैसे लैब से संबंधित हो सकता है। बाकी कुछ एक लगभग टॉपिक कॉमन ही है, जैसे शिक्षण विद्या लगभग कॉमन है। इसके अलावा ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो भी कॉमन है, शिक्षा नीतियां वगैरह हैं वो भी कॉमन है, 86 है, 92 है, ये लगभग कॉमन है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है उनको, जैसे साइंस की पहली यूनिट अलग है, लेबोरेटरी वाली या परिभाषा वगैरह वो अलग हो सकती है, बाकी लगभग कॉमन है। उन प्रश्नों को आप देखें। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के रूप में बुक तो ज्यादातर नहीं आ रही है इसकी। इसके अलावा बीएड की जो आपकी बुक थी वो भी ठीक है। इसके अलावा एस मंगल की जो बुक आती है वो भी आप उपयोग ले सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छा अपने पास ऑफर है कि हम तीन सब्जेक्ट यदि अच्छे से कर लेते हैं। जैसे हम बात करें 45 प्लस 45 प्लस 20, अब हम इन तीन सब्जेक्ट को अच्छा कर लेते हैं तो जहां तक हमारा आइडिया 90 और 110 प्रश्न हमारे होते हैं, 110 नहीं तो 107 प्रश्न तो आप मानकर चलें, 107 प्रश्न हमारे हैं। 107 प्रश्न में से यदि हम 70 प्रश्न भी सही करते हैं तो भी हमारा सिलेक्शन रुकता नहीं रुकने वाला है। आप फर्स्ट पेपर में अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा रैंक में यदि आप सुधार चाह रहे हैं तो 70 प्लस, फर्स्ट पेपर में 60-65 का टारगेट लेकर चलें तो भी हम 270-80 के आसपास पहुंच जाते हैं। साइंस में समस्या क्या है कि हर व्यक्ति पूरा करने का प्रयास करता है अपने आप को 100%, और इस कारण वो सिलेक्शन से दूर होता जाता है। कारण क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है मैं पूरे फिजिक्स सही करूं, मैं बायो पूरी सही करूं, मैं केमिस्ट्री पूरी सही करूं, टीचिंग मेथड भी पूरे सही करूं। उस कारण से वो जो चीजें सीख रहा है वो भी उससे दूर होगा। अब हर व्यक्ति के बस में नहीं है कि वो फिजिक्स करे, हर व्यक्ति के बस में नहीं है कि वो केमिस्ट्री की सभी यूनिट्स करें। तो केमिस्ट्री में तो हालांकि सभी यूनिट होने वाली है, कर सकते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो केमिस्ट्री आप आराम से कर सकते हैं। और केमिस्ट्री ही ऐसा सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत मैं बार बार बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा नंबर आपको गेन करने वाला है। सबसे ज्यादा नंबर आपके केमिस्ट्री में ही बचेंगे। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना। बायो आपको केमिस्ट्री टीचिंग मेथड इस टाइप से आपको तैयार करना है, लगातार पढ़ना है।
मोटे डिमोलाइज आपको नहीं होना है, हमेशा मोटिवेट रहना। उसके लिए एक ही तरीका है कि आप जिन चीज़ों को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें और ये सोचकर पढ़ें कि सिलेक्शन तो सिर्फ मेरा होगा। आप ये जी धारणा मन में लगाकर रखेंगे तो आपका 101% होगा, और आप पहले से ये सोच के चलेंगे मेरा तो नहीं होगा, तो आपका नहीं होगा। तो आपको हमेशा अच्छे से मेहनत करनी है इन विषयों के ऊपर आपको पहले, उसके बाद आप चौथा विषय फिजिक्स की जो थ्योरेटिकल यूनिटें हैं वो आप कर सकते हैं। बाकी जो रेगुलर हैं वो आप सभी यूनिटें करें। जो रेगुलर स्टूडेंट का मतलब है कि अच्छे से पहले नीट वगैरह की तैयारी कर रखी है, जिनकी नींव मजबूत है, जिन्होंने 11वीं 12वीं फिजिक्स 11वीं 12वीं और बीएससी में अच्छे से मेहनत की है, उनके लिए तो वैसे ही कोई ज़्यादा हार्ड काम, ये हार्ड वर्क नहीं है। हार्ड हालांकि उनके लिए भी नहीं है, लेकिन वो सोच बन गई ऐसी कि हमारा तो नहीं होगा। अब एक आप बार बार इन चीज़ों को बार बार यदि पढ़ेंगे तो आप अपने आप इन स्थिति में आपको जो पुरानी जो आपकी स्थिति है उसमें सुधार आता जाएगा और आप बिल्कुल निखरते जाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ आपको आता होगा, लेकिन उसके लिए आप बार बार अभ्यास करें, तभी काम हमारा है जो चलेगा। तो ये था हमारा आज का पुस्तक सूची का विवरण कि इस टाइप की पुस्तक सूची आपकी रह सकती है। अब इसके अलावा हम पुस्तक सूची पर चर्चा कर चुके, पाठ्यक्रम की हम बात कर रहे थे कि पाठ्यक्रम पर हमने हालांकि पहले एक वीडियो डाला भी हुआ है। पाठ्यक्रम में हम अलग से यदि देखेंगे तो भी एक वीडियो और बना देंगे कि पाठ्यक्रम में कहने का मतलब है कि पाठ्यक्रम हमेशा आपके पास होना चाहिए। जैसे हमने जीके में आपको बताया था, क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सी यूनिट्स हैं जिनके टॉपिक दे रखे हैं, तो आपको केवल वो टॉपिक ही पढ़ने, पूरा आपको नहीं पढ़ना है। श्वसन हो, चाहे प्रकाश संश्लेषण हो, चाहे एंजाइम हो, हार्मोन हो, कोई भी आपका टॉपिक है उसका पाठ्यक्रम आप साथ में रखें और उसको उस पाठ्यक्रम के अनुसार ही उसको पढ़ते जाएं। तो ये आपके लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप हमेशा जब भी अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि शायद ऑफलाइन में बताया था, ऑनलाइन में भी कई बार बताया हूँ कि आप पुराने पेपर जरूर देखें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पुराने पेपर जब आप देखेंगे तो आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अपने आप आपका ऐसी समझ विकसित होगी कि वास्तव में इस टॉपिक से ऐसे प्रश्न आते हैं और अपने को ये टॉपिक इस तरीके से ही पढ़ना है। बार बार मैं आपको कहता हूँ उनको आप जरूर पढ़ें, वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव का काम करेंगे, सब्जेक्टिव का भी काम करेंगे। उससे आपको उस टॉपिक की पढ़ने में पता चलेगा कि वास्तव में अपने को इस टॉपिक को पढ़ना कैसे। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम इनको छोड़कर केवल डायरेक्ट रटने में लगे रहते हैं। आप जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करें तो उससे पहले 5 दिन 10 दिन सोच समझ लें कि इसका ये सिलेबस है, क्या हम कर सकते हैं, किस तरीके से करना चाहिए। उसकी एक रणनीति आपके पास होनी चाहिए। पूरी रणनीति का मतलब 1 साल का टारगेट आपके पास हो कि हमें अच्छे से इसको करना है। जैसे जो साथी सिलेबस को पूरा कर चुके हैं, जिन्होंने सिलेबस को पढ़ लिया है, पहले आप सिलेबस करें। सिलेबस के साथ साथ भी आप ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं, लेकिन जो साथी बिल्कुल पूर्ण रूप से सिलेबस कर चुके हैं वो आप ऑब्जेक्टिव पर, टेस्ट पर फुल फोकस करें ताकि रिवाइज होता जाए। क्योंकि एक बार में जब आप सिलेबस को पढ़ेंगे तो पूरी चीजें आपको, जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीजें नई देखने को मिलेगी। जब तीसरी बार पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत सी चीजें होंगी जो नई मिलेगी। मतलब जितनी बार आप पढ़ते जाएंगे तो ऐसी नई चीजें निकल कर आती जाएंगी और आप उनको पढ़ते जाएंगे। तो टेस्ट आपके लिए बहुत मस्ट हैं। जो विद्यार्थी इस सिलेबस को पूरा कर चुके हैं उनके लिए तो मस्ट है ही है, क्योंकि आप जब पढ़ चुके हैं तो आपका काम केवल ऑब्जेक्टिव निकालना है। आप बार बार ऑब्जेक्टिव अभ्यास करें और उसको आगे नई चीजें पढ़ते जाएं, क्योंकि उससे बहुत सी चीजें आप नहीं सीखेंगे। जब भी आप किसी, चाहे यूनिट वाइज हो, कोई भी यूनिट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, आपको ऐसे प्रश्न जरूर मिलेंगे जो आप कहेंगे हाँ ये तो मैंने नहीं पढ़ा। तो आप बीएससी की 11वीं 12वीं की पूरी जो बायो है, पूरी केमिस्ट्री है, जो आपकी तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल ये सोच ना रखें कि हमारा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हम आपके बिल्कुल साथ रहेंगे लास्ट एग्जाम के, एग्जाम वाले दिन तक। हमारे ऐसे ही वीडियो लगातार आपके साथ रहेंगे। आप इस तरीके से कहाँ से कैसे कवर करना है, तो ऐसे छोटे 10, 15, 20 मिनट के जो वीडियो हैं वो चलते रहेंगे, तो आप इनको देखें और इस हिसाब से अपनी जो तैयारी है उसको रेगुलर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।